नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और दोस्तों, आज आप सभी का लाइव क्लास नहीं हो पाया क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम होने की वजह से आज है लाइव क्लास नहीं हो पाया, और इसका वीडियो में बना करके आप सभी के लिए अपलोड कर दे रहे हैं ताकि आपका तैयारी निरंतर जारी रहे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं दोस्तों बिहार दरोगा का सेट नंबर 12। और इसके पहले हम लोग 11 नंबर सेट तक देख चुके हैं, और ये 11 सेट अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको 11 सेट आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप लोग को फुल टेस्ट कराया जाएगा टोटल 100 प्रश्नों का, ठीक है। और अगर आपको डबल स्टार लेना है, ठीक है, अगर आपको बिहार दरोगा बनना है तो आपको मेरे साथ जब तक एग्ज़ाम न हो जाए आपको बने रहना है, ठीक है। अगर 80 प्लस अगर रिजल्ट चाहिए, आपको स्कोर चाहिए, तो आपको शुरू से अंत तक आपको टेस्ट देना पड़ेगा, और यही एक उपाय है जिससे आप अधिक से अधिक मार्क्स ला सकते हैं। और ये डेली जो आप लोग का क्लास चलता है दोस्तों, 9 बजे से लाइव क्लास चलता है, लेकिन आज नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से आप सभी का क्लास लाइव नहीं हो पाया। मैं इसका वीडियो बना करके अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोग इसे देख लीजिएगा। और ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है 7857824310। आप इस पर मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। और देखिए, डेली आप लोग का 9 बजे क्लास चलता है। कल से देखिए, आज एक सूचना आप लोग को दे देते हैं कि कल से दिन में 1 बजे से, ठीक है, कल से दिन में 1 बजे से ज्योग्राफी का मैप के द्वारा, ठीक है, ज्योग्राफी मैप के द्वारा आप लोग का क्लास फिर से स्टार्ट हो रहा है। इसको बीच में रोक दिया गया था, और कल से फिर से मैप के द्वारा जो ज्योग्राफी जहाँ तक आपको पढ़ाया गया है उसके आगे स्टार्ट किया जा रहा है। तो जिनको भी ज्योग्राफी अगर मैप से पढ़ना है, पूरा अगर पढ़ना अच्छे तरीके से समझ के, तो आप कल 12 बजे आप लोगों को क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे जो अभी टेस्ट होने वाला है और जितने भी क्लास होता है, तो इसका PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगा, फ्री अवेलेबल है। यहाँ पे आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है ज्योग्राफी बाय मुकेश कुमार, तो प्लीज़ आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है करियर पॉइंट बाय मुकेश सर। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने कितने शिप बोर्न ड्रोन को तत्काल अधिग्रहित करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो देखिए, भारतीय नौसेना ने कितने शिप बोर्न ड्रोन को तत्काल अधिग्रहित करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका 10, ठीक है। 10 ड्रोन तत्काल अधिग्रहित प्रस्ताव पारित करने का किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका 10, नंबर बी हो जाएगा। सेकेंड नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है? तो डिजिटल अपनाए अभियान वो किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? तो वो बैंक है आपका पंजाब नेशनल बैंक। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग का करेंट अफेयर भी आप लोग का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा करेंट अफेयर आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं कि यदुवेंदु स्टेडियम किस शहर में है? बताइए, यदुवेंदु स्टेडियम है दोस्तों, ये है आपका पटियाला में, ठीक है। कहाँ है? पटियाला में है, ठीक ना। चलिए याद रखिएगा। देखिए, कटक जो है, कटक क्या है? तो ये है आपको केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछा जाता है, ठीक है। जयपुर को क्या कहा जाता है? गुलाबी शहर कहा जाता है ना। तो ये बातें आपको याद रखना जो पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर कि केंद्रीय मंत्री परिषद का कार्य नहीं है। तो केंद्रीय मंत्री परिषद जो होते हैं उनका कौन सा कार्य नहीं है? तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि लोक मत तैयार करना। केंद्रीय मंत्रिमंडल का ये कार्य नहीं होता है, ठीक है। तो नहीं होता, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। 3 का कार्य क्या होता है? तो संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व करना, लोकसभा और राज्यसभा में भाषण देना, राष्ट्रपति के कार्यों में सलाह एवं सहायता देना। तो ये बी और सी और डी आपका सही है, ए जबकि गलत है। रियल आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर कि आवास निर्माण क्षेत्र के प्रति महिलाओं के कौशल को बढ़ाने हेतु किस सरकारी संगठन ने परियोजना निर्माण श्री शुरू किया है? तो ये एक परियोजना शुरू किया गया है निर्माण श्री, ये किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि यूरोपीय संघ के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। ये महिलाओं को कौशल को बढ़ाने के लिए योजना शुरू किया गया है निर्माण श्री यूरोपीय संघ के द्वारा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर कि अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किसने बनाया था। अमृतसर जो पंजाब में है और यहाँ स्वर्ण मंदिर काफ़ी फेमस है। तो ये स्वर्ण मंदिर जो बनवाया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। और अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था। तो इसकी स्थापना भी जो किया गया था गुरु रामदास के द्वारा। याद रखिएगा, गुरु रामदास, है ना, ये भी पूछा जाता है आपको प्रश्न। ठीक है, और हाँ, एक प्रश्न पूछा जाता है जो गुरु अर्जुन देव जो थे दोस्तों, ये सिखों के 5वें गुरु थे। कितने गुरु थे ये? सिखों के 5वें गुरु थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर। और अर्जुन देव को फांसी किसने दिलवाया था। तो औरंगजेब ने। किसने दिलवाया था? औरंगजेब। याद रखिएगा। 7 नंबर है कि इजराइल देश की स्थापना कब हुई थी। तो इजराइल देश की जो स्थापना हुई थी 14 मई 1948 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, 14 मई 1948। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर कि वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता कब विद्यमान रहती है। तो वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता जो विद्यमान रहती है तो वो होता है मध्याह्न के समय। कब रहती है दोस्तों? तो मध्याह्न के समय। ठीक ना, याद रखिएगा। और वर्षा ऋतु कब से स्टार्ट होता है? तो जून से लेकर के सितंबर तक ये चलता है वर्षा ऋतु, है ना। और वर्षा ऋतु जो भारत में आता है सबसे पहले कहाँ आता है? तो सबसे पहले ये केरल राज्य है, तो केरल में आता है ना। यहाँ पे केरल है तो केरल में आता है। कब आता है? तो 1 जून को आता है सबसे पहले। और यहीं से फिर ये बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा के द्वारा पूरे भारत में ये सक्रिय हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका 9 नंबर कि मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय यानी कि एसआई कब से लागू किए गए हैं। अब देखिए, जो एसआई मात्रक जो लागू किया गया है ये कब से लागू किया गया है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि 1971 से इसको लागू किया गया है। ठीक है, एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी है? तो मूल मात्रक की संख्या है आपको 7। ठीक है, याद रखिएगा। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। समय का क्या होता है? सेकेंड। तो ये तो आपको पता है ना, जो आपको बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर कि अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो क्या होगा। अगर एक रेफ्रिजरेटर के दरवाजे अगर खुले छोड़ दिया जाएगा एक कमरा में तो क्या होगा दोस्तों? तो इससे हो जाएगा आपका 10 का कमरा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर कि सर्किट डी वर्सिलोना कैटालुनिया स्पेन में आयोजित फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री 2020 किसने जीता है। तो सर्किट डी वर्सिलोना कैटालुनिया ये जो स्पेन में आपको आयोजित किया जा रहा है फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री 2020, इसको जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं वो है लुइस हैमिल्टन। कौन है? लुइस हैमिल्टन। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर की अटल सुरंग। ये देखिए प्रश्न अभी पूछा गया था बीपीएससी में, है ना। अटल सुरंग जो 8.18 किलोमीटर निर्माण निम्न में से किस पर्वत श्रृंखलाओं में किया जा रहा है। तो ये आपको किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है? 12 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, पीर पंजाल रेंज में। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ए, पीर पंजाल रेंज। ये एकदम सेम क्वेश्चन पूछा गया था 66 बीपीएससी जो 27 तारीख को आपको एग्जाम हुआ था। अगला है 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को ई बाइक गो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? 13 का हो जाएगा आपका हरभजन सिंह को। किसे दोस्तों? हरभजन सिंह को। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर की यदि 2 देशों में युद्ध छिड़ जाता है तो युद्ध बंद करने में सक्षम संस्था कौन सी है। तो वो संस्था क्या नाम है आपको? सुरक्षा परिषद, है ना। क्या नाम है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद जो है ये यूएन का सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। यूएन का आपको नाम पता है ना। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ जिसको कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें सुरक्षा परिषद एक अस्थायी सदस्य हैं जो 5 देशों के ये सदस्य हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस इसमें सदस्य हैं, है ना। अस्थायी 5 और 10 इसमें अस्थायी होते हैं जिनका जो कार्यकाल होता है अभी 2 वर्ष का होता है। तो ये बातें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 15 नंबर कि राज्यपाल पद पर नियुक्त किए गए
नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की आयु होनी चाहिए? तो देखिए, अगर राज्यपाल पद के लिए नियुक्ति के लिए कितना होनी चाहिए, उम्र कितना होना चाहिए? राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। और आपको राष्ट्रपति अगर पूछा जाए तो राष्ट्रपति के लिए भी जो उम्र होता है दोस्तों, ये आपको 35 होना चाहिए। ठीक है, 25 किसका होता है? तो 25 होता है आपको प्रधानमंत्री का और लोकसभा का। अगर राज्यसभा का पूछे तो राज्यसभा का हो जाता है आपका 30 होता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 16 नंबर, कि इस्लाम धर्म भारत में लाने का सर्वप्रथम श्रेय किसे जाता है? तो इस्लाम धर्म लाने का जो श्रेय जाता है मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। ठीक है, किसको जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। ठीक ना, मोहम्मद बिन कासिम ने ही 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त किया था। और इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? तो हजरत मोहम्मद थे, है ना। कुरान जो है ये इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, याद रखना है। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न चलते हैं, देख लेते हैं आपका 17 नंबर, की मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मेघालय के जो नए राज्यपाल बने हैं वो बने हैं सत्यपाल मलिक। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर, कि विश्व मानवीय दिवस हर साल किस तिथि को विश्व स्तर पर मनाया जाता है? यानी कि विश्व मानवीय दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व स्तर पर, ये पूछ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 19 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर, की फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 से 2020 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक है ना, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 से 2020। ये जो पुस्तक के जो लेखक हैं, आंसर हो जाएगा आपका अर्जुन सुब्रमण्यम। कौन है? अर्जुन सुब्रमण्यम। आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर। ठीक है, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। देखते हैं 20 नंबर है, कि विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त को अनुरोध किया था, समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दिया जाए, वह कौन था? वह विदेशी राजा कौन था जिसने अनुरोध किया था? किससे? समुद्रगुप्त से। तो वो था आपको मेघवर्मन, है ना। मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए। मेघवर्मन जो था, देखिए ऑप्शन ए में दिया गया महेंद्र वर्मन। तो महेंद्र वर्मन के बारे में जान लें, तो ये जो था पल्लव वंश के शासक था, है ना। और यशोवर्मन कौन था? तो यशोवर्मन जो था ये कन्नौज का शासक था। ठीक है, और शशांक वर्मन जो था ये बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था। यही जो आपको जो गया में जो बौद्ध वृक्ष है ना, जो बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसी वृक्ष को कौन कटवाया था? तो शशांक ही कटवाया था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका 21, की अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो वाद्य यंत्र बजाते थे वो वायलिन बजाते थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक ना। अगला प्रश्न है आपका 22, कि ब्यास सम्मान पाने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो ब्यास सम्मान पाने वाली जो प्रथम महिला थी दोस्तों, वो थी चित्रा मुदगल, है ना। चित्रा मुदगल थी पहली महिला। ठीक है ना। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और जिसमें 3.5 लाख रुपया भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 23, कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल कह रहा है, जो जाड़े के दिनों में बोया जाता है, तो इसमें कौन सा नहीं है रबी का फसल? बताइए। 23 का हो जाएगा आपका भिंडी। भिंडी जो है दोस्तों, ये ठंडे के दिन में देखते हैं आपको मिलता है अभी नहीं। ठंडे के दिनों में तो आपको मिलेगा गाजर, मटर, फूलगोभी, पत्तगोभी, है ना। ये सब जितने भी सारी सब्जियां हैं, तो ये आपको मिलता है रबी के मौसम में। भिंडी जो है ये आपको मिलता है जैसे ही मार्च जब बीत जाएगा ना, तो मार्च के बाद ये मिलेगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर प्रश्न, कि अशोक लवासा ने एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष का पद ग्रहण करते हुए किस संवैधानिक पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये संवैधानिक पद से जो इस्तीफा दिए हैं, ये भारत के चुनाव आयुक्त से ये इस्तीफा
दे दिए हैं और अभी इनको बनाया गया है एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है। तो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की जो इकाई है दोस्तों वो है आपको प्रकाश वर्ष। ठीक है, दो तारों के मध्य की बीच की दूरी प्रकाश वर्ष के द्वारा ही ज्ञात किया जाता है और प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है ना। चलिए, और दूरी देखिए मापने का सबसे जो बड़ी इकाई है उसको बारे में पूछा जाता है कि दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है उसको कहा जाता है पारसेक। ठीक है, ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ा होता है। जैसे कि एक पारसेक बराबर अगर पूछा जाए, एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये भी आपको कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि एक पारसेक बराबर कितना होता है। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपको 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। तो याद रखिएगा 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है आपको एक प्रकाश वर्ष बराबर। ठीक ना। अगला है 25 तो हो गया। 26 देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने किस तिथि को डी ज्यूर दिवस की 59वीं वर्षगांठ मनाई है। तो डी ज्यूर दिवस का 59वीं जो दिवस मनाया गया है, वर्षगांठ मनाया गया है पुडुचेरी का, तो ये कितने तारीख को मनाया है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा आपको 16 अगस्त को मनाता है। ठीक है, कब मनाता है, 16 अगस्त को। अगला प्रश्न है आपका 27 कि भारतीय रेलवे किस राज्य में ईजई नदी पर दुनिया का सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कर रहा है। तो ईजई नदी पर दुनिया का सबसे लंबे घाट का जो निर्माण कर रहा है भारतीय रेलवे ने, वो है आपका मणिपुर में। कहाँ कर रहा है, मणिपुर में। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर कि कोयल किस राज्य का राजकीय पक्षी है। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जो कोयल है ना, ये किस राज्य का राजकीय पक्षी है, तो ये हो जाएगा आपका झारखंड का। कहाँ का है दोस्तों, झारखंड का है। ठीक है ना, झारखंड का कोयल राजकीय पक्षी है। कोयल अपने मधुर स्वर के लिए जाना जाता है। स्वर कोकिल किसको कहा जाता है, लता मंगेशकर को कहा जाता है स्वर कोकिल। तो ये बात याद रखना, ये पूछा जाता है ना। चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 कि निम्नलिखित में से किसे सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो बीएसएफ का जो नया महानिदेशक बने हैं वो है राकेश अस्थाना जी। कौन है, राकेश अस्थाना। ठीक है, आंसर हो गया बी। चलते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर है कि किस देश की प्रसिद्ध क्रिकेटर लौरा मार्श ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो लौरा मार्श एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा किया है सभी रूपों से। तो वो जो है दोस्तों ये इंग्लैंड के खिलाड़ी है। ठीक है, याद रखिएगा इंग्लैंड के। अगला प्रश्न है 31 कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः 1 डिग्री देशांतर कितने समय में घूमती है। तो ये तो प्रश्न आपको पता होगा कि 1 डिग्री अगर देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, तो आंसर हो जाएगा 4 मिनट समय लगता है। ठीक है, 4 मिनट लगता है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 32 नंबर की आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो श्रेष्ठ होता है या फिर कुलीन होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर कि किस बैंक ने सिक्योरिटीज के खिलाफ ऋण लॉन्च किया है जो लोन इन सेकेंड प्लेटफॉर्म में अपने ऋण के तहत एक अनूठा डिजिटल समाधान है। तो ये कौन सा बैंक है दोस्तों, किस बैंक ने ये किया है, तो 33 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी यानी कि यस बैंक। ठीक ना, आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका 34 कि वह देश जो लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है। तो लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में जो जाना जाता है वो देश है आपका, आंसर नंबर हो जाएगा आपका डेनमार्क। किसे कहते हैं, लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में डेनमार्क को जाना जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन का देश किसे कहते हैं, तो नॉर्वे के कहते हैं, है ना। नॉर्वे को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ठीक ना, मध्यरात्रि का सूर्य इसको कहा जाता है नॉर्वे को। तो ये जो कुछ कुछ आपको बार बार पूछा जाता है तो मैं बताते चलता हूँ। ठीक है, देखिए नीदरलैंड को क्या कहा जाता है, तो पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, नीदरलैंड को कहते हैं पवन चक्कियों की भूमि, याद रखिएगा ये कई बार पूछा गया है। ठीक है,
हाँ, और पोलैंड को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो आपको बताइएगा कमेंट करके कि पोलैंड को क्या कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 35 नंबर, कि मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है। तो सागर की लवणता को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो आइसोहेलाइन के द्वारा दर्शाया जाता है आपको सागर की लवणता, ठीक ना, मानचित्र पर। ठीक है, और आइसोक्लाइन के द्वारा क्या दर्शाया जाता है? तो बताइए, आइसोक्लाइन जो आंसर नंबर आपको सी दिया गया है ऑप्शन में, तो आइसोक्लाइन के द्वारा चुंबकीय गति की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोक्लाइन। और आइसोहेल किसको कहते हैं दोस्तों? जो आइसोहेल दिया गया है, तो आइसोहेल जो होता है सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोहेल, ठीक है। और आइसोगोनल किसको कहा जाता है? आइसोगोनिक जो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए में, तो आइसोगोनल जो ये होता है चुंबकीय झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोगोनिक या फिर आइसोगोनल, ठीक ना। चलते हैं, अगला है 36 की ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में स्थित है? तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश का जो ये त्रिमूर्ति वाला जो प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, ये है आपको सुचिंद्रम में। कहाँ है? सुचिंद्रम में है, ठीक ना, याद रखिएगा। और रामेश्वरम में क्या है? तो रामेश्वरम में है विवेकानंद का स्मारक है, ठीक है, रामेश्वरम में। मदुरई में क्या है? तो पांडव वंश की राजधानी है मदुरई, ठीक ना, ये पूछा जाता है, ठीक है। मदुरई में ही आपको मीनाक्षी मंदिर है। मदुरई को उत्सवों का शहर कहा जाता है, ठीक है। चिदम्बरम को गोविंद राज का मंदिर है चिदम्बरम में, है ना। चलिए, अगला है आपका 37 कि गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? गुड फ्राइडे जो है ये किससे संबंधित है? तो आपका 37 का आंसर हो जाएगा ईसा की सूली पर जब चढ़ाया गया था, तो इसी को रूप में मनाया जाता है आपको गुड फ्राइडे, है ना। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और उसे गुड फ्राइडे कहते हैं। और ईसा मसीह को सूली पर कौन चढ़ाया था? तो रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कौन चढ़ाया था? तो पोंटियस, है ना, रोमन गवर्नर था। और ईसाई धर्म का जो पवित्र चिन्ह होता है, ये क्या होता है? क्रॉस, आपको तो पता है ये क्रॉस होता है ना। और ईसा मसीह के पिता का नाम क्या था? तो जोसेफ नाम था। और माता का नाम इनका क्या था? तो मेरी नाम था। तो जोसेफ पिता का नाम था और मेरी था इनके माता का नाम। ईसा मसीह, ईसा के जन्म दिवस को ही क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है ना, जो आप 25 दिसंबर को मनाते हैं। अगला है आपका 38 नंबर की उत्तर पश्चिम भारत में शरद ऋतु में वर्षा का कारण क्या है? अब देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में, ये देखिए जैसे कि भारत का मानचित्र है ना, ये भारत का है। तो ये जो उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे ठंडे के दिनों में वर्षा होता है ना, कि जम्मू कश्मीर वाला है, पंजाब है, यहाँ हरियाणा है, दिल्ली है ना, राजस्थान है। तो यहाँ पे ओलावृष्टि होता है। तो यहाँ पे शरद ऋतु में वर्षा होने का जो कारण है दोस्तों, ये आपको कारण क्या है तो बताइए। तो इसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होता है। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। पश्चिमी विक्षोभ जो है, ये जो पश्चिमी अवदाब है, इसको विक्षोभ भी कहा जाता है ना। तो ये उठता कहाँ से है? तो ये भूमध्य सागर से उठता है, ठीक है। भूमध्य सागर जो है, ये आपको अफ्रीका, यूरोप और एशिया से घिरा हुआ सागर है, और यहीं से ये उठता है ये चक्रवात, और फिर पूरा ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करते हुए भारत में प्रवेश करता है, ठीक है। चलते हैं, अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है? तो अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार किसे नामित किया गया है? तो वो हो जाएगा जो बिडेन, है ना। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है, जो बिडेन। आंसर हो जाएगा बी। अगला है 40 नंबर की सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो सरदार सरोवर जो बांध बनाया जा रहा है, तो ये है आपको नर्मदा नदी पर। देखिए, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है ना, याद रखिएगा। देखिए, कुछ और यहाँ पे मैं आपको परियोजना का नाम बता देता हूँ, जैसे कि माता टीला परियोजना, नाम सुने होंगे। माता टीला परियोजना ये किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। भीमा परियोजना पवना नदी पर। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। वान सागर परियोजना सोन नदी पर। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर। तो ये सब आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य
पुलिस एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चला रही है। तो वो कौन सी राज्य है जो पुलिस एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चला रही है? तो वो राज्य है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश, है ना। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। अगला है 42 कि भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आपातकालीन की जो अवधारणा ली गई है वो जर्मनी से ली गई है, ठीक है ना। चलिए याद रखिएगा। देखिए आपातकाल भारत में 3 प्रकार के हैं, आपको पता ही है। 352, है ना, 356 और 360। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, ठीक है ना। चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर कि संविधान के अनुच्छेद 335 का संबंध किस विषय से है? तो 335 जो है दोस्तों ये किससे है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि अनुसूचित जातियों जनजातियों के सदस्यों को नियुक्ति में आरक्षण प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 335 अनुच्छेद में क्या है? तो अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य को नियुक्तियों में आरक्षण प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के संगति के अनुसार, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला है आपका प्रश्न नंबर 44 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 44 का जो आंसर हो जाएगा काकोरी जो कांड हुआ था ये 1927 में नहीं हुआ था, 1925 में हुआ था, ना। याद रखिएगा 1925 में। देखिए सैंडर्स की हत्याकांड हुआ था 1928 में। जनरल डायर हत्याकांड 1940 में हुआ था। अलीपुर षड्यंत्र जो कांड हुआ था ये 1908 में हुआ था। ये तीनों आपका सही है। और ये काकोरी जो कांड हुआ था ये 1925, ये रेल में डकैती किया गया था, है ना। इसके बारे में 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुई थी, ठीक है ना। याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 45 कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह युक्ति किसकी है? तो पूर्ति अपनी मांग जो स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह जो उक्ति है, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि जेबी से का ये युक्ति, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 46 कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने सभी बचत खातों के लिए न्यूनतम शेष के गैर रखरखाव पर जुर्माना और एसएमएस शुल्क माफ़ किया है, ठीक है। तो ये जो आंसर हो जाएगा 46 का आंसर नंबर सी, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक ने किया है। अगला प्रश्न है आपका 47 कि डायनासोर से रहे, जो डायनासोर पहले थे ये किस युग में रहे थे? तो 47 का हो जाएगा आपका मेसोजोइक युग में ये रहते थे डायनासोर, है ना। अब तो ये खत्म हो गया, तो मेसोजोइक युग में ये रहते थे। मेसोजोइक युग को कहा जाता है रेप्टाइलों का युग कहते हैं, ठीक है। और जो डायनासोर ये किस प्रजाति में आता था? रेप्टाइल, है ना। और डायनासोर्स इसी युग के थे। मेसोजोइक जो कल्प था, ये अवधि था दोस्तों, ये कब था? तो आज से 225 मिलियन से लेकर के 225 मिलियन से 65 मिलियन, है ना, 65 मिलियन वर्ष पूर्व तक ये काल था। 225 से 65 मिलियन वर्ष पूर्व, सोच लीजिए इतने साल पहले डायनासोर हो जाते थे पृथ्वी पर, है ना। और इसी कल्प को द्वितीयक युग भी कहा जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका मैथ है, तो इसे आप लोग बना लीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 49 की अशुद्ध रक्त हृदय में आता है। तो अशुद्ध रक्त जो हृदय में आता है ये कैसे आता है? तो 49 का हो जाएगा आपको दाहिने आलिंद से आता है, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर की पालतू जीवों का प्राकृतिक अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो पालतू जीवों का जो प्राकृतिक अभयारण्य है वो भरतपुर में है, ठीक है। कहाँ है? भरतपुर में। देखिए भरतपुर में पक्षी विहार है। घाना पक्षी विहार कहाँ है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तो ये भी भरतपुर में है। और भरतपुर कहाँ है? तो ये राजस्थान में है ना, याद रखना है। और यहाँ पे भरतपुर जो है, यहीं पे जो ठंडे के दिनों में यानी कि शीतकाल में भारत में साइबेरियाई सारस जो पक्षी है ये यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट है 51 नंबर प्रश्न की सप्लाई चैन रेसिलियंस इनिशिएटिव पहल किस देश द्वारा शुरू की गई है? तो सप्लाई चैन रेसिलियंस इनिशिएटिव पहल जो शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है आपको जापान के द्वारा, ठीक है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। अगला प्रश्न है 52 नंबर
जापान के सबसे बड़े द्वीप का क्या नाम है? होन्शु द्वीप। ये पूछा गया था आपको बीपीएससी में। नेक्स्ट है 52 नंबर की मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाले ग्रंथ इंडिका के रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया प्रश्न है। तो इंडिका के जो रचनाकार है वो मेगास्थनीज है। ठीक है, कौन थे? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया है। अगला प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 53 कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह समाप्त करने का वर्ष कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पे शासन करती थी, ये पूरी तरह से समाप्त कब हुई थी? तो 53 का हो जाएगा 1858। देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था, और इसके बाद जो था ना, जो ब्रिटिश सरकार थे, जो महारानी थी, ये अपने हाथ में ले ली थी, है ना, इसका पूरा राजकाज। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गया और इसका सारा जिम्मा कहाँ चला गया? तो रानी के हाथों में। तो आंसर हो जाएगा आपका 1858 में। नेक्स्ट है आपका 54 नंबर। 54 प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन का सर्वप्रथम प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा था? तो स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा था, है ना, सर्वप्रथम नहीं, सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ा था दोस्तों? तो आपका 54 का हो जाएगा आपका आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा था। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है ना। देखिए स्वदेशी आंदोलन हुआ कब था? तो ये 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था ना, उसी समय हुआ था आपको स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 55 कि अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है? देखिए ये कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कथन आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा कि कथन क्या कर रहा है कि अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है आपको मार्क्स का है। किसका कथन है? ये मार्क्स का ये कथन है। ठीक ना, याद रखिएगा। और जो कार्ल मार्क्स थे, ये वैज्ञानिक समाजवाद का इनको जनक माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक है जो बार बार पूछा जाता है, जैसे कि दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये दोनों पुस्तकें जो है किसका है? कार्ल मार्क्स का है, और ये बार बार आपको पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 56 नंबर कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी का स्कोर परिणाम की घोषणा की तारीख से कितने वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा? देखिए कॉमन सीईटी जो अभी नया आ रहा है, इस एग्ज़ाम का ये जो पैटर्न है सीईटी, मतलब कि अभी जैसे एसएससी रेलवे बैंकिंग देते हैं ना, तो उस अब ये एक समाप्त करके एक कॉमन टेस्ट लिया जाएगा सीईटी जिसको कहते हैं। और ये जो अभी एग्ज़ाम होगा तो इसका जो अवधि है ये कितना दिन रहेगा? ये अगर आप पास करते हैं तो ये 3 साल के लिए रहेगा, है ना। 3 साल वैलिडिटी इसका रहेगा। 3 साल के बाद आपको फिर से पास करने पड़ेगा। ठीक ना, तो ये इसका वैलिडिटी है 3 साल। अगला है 57 नंबर कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो ये है हैदराबाद में दोस्तों। कहाँ है? हैदराबाद में। कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में क्या है? कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, मुंबई में क्या है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च स्थित है मुंबई में आपको। कानपुर में है भारतीय चीनी तकनीक, कानपुर में है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलते हैं। अगला है 58 नंबर कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? अब देखिए चंपारण आंदोलन आपको पता है कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, है ना, चंपारण में हुआ था। तो ये जो गांधी जी का जो आंदोलन था ये किस लिए था? तो आंसर हो जाएगा आपका नील की खेती करने वाले की समस्या का समाधान करने के लिए। इसी को कहा जाता है तीन कठिया पद्धति भी, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में, यानी कि 3 हिस्से पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है ना, और यही इसी को कहते हैं तीन कठिया पद्धति। अगला प्रश्न है 59 नंबर कि बिहार के प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? देखिए बिहार का कहिए या फिर किसी राज्य का कहिए, विधि अधिकारी कौन होता है? तो 59 का हो जाएगा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जो होता है एडवोकेट जनरल, ये किसी भी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 60 नंबर प्रश्न कि विश्व की 7 आश्चर्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है?
तो 7 आश्चर्य में कौन सा जो कथन इसमें सही नहीं है, तो 60 का हो जाएगा आपका ब्राज़ील का मिचू पिचू। ब्राज़ील का जो मिचू पिचू है ये इसमें शामिल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा। चीन का महान दीवार इसमें शामिल है, मैक्सिको की चीनियन इत्जा शामिल है ना, रोम का रंगशाला इसमें शामिल है, सी नंबर इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, चलते हैं। अगला प्रश्न है 61 कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इक्ता प्रथा को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो इक्ता प्रथा किसने शुरू किया था? 61 का हो जाएगा इल्तुतमिश। नाम ही है इक्ता, तो इल्तुतमिश शुरू किया था ना, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। इक्ता प्रथा जो था ये भूमि पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था था दोस्तों। इक्ता के प्रधान को कहा जाता था इक्तेदार कहते थे। ठीक है, इल्तुतमिश जो था ये तुर्किस्तान की इलवरी तुर्क था जो गौरी का गुलाम था, ये भी पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था, आपको पता होना चाहिए। बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति किया था। बलबन क्या किया था? लौह एवं रक्त की नीति। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो याद रखना ये सब। अगला प्रश्न है आपका 62 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है? तो 5 दुर्ग की एक श्रृंखला जो बनाया था जिसे क्या कहा जाता है? मानकोट का दुर्ग। ये किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपको इस्लाम शाह ने। कौन बनाया था? इस्लाम शाह के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, इस्लाम शाह जो था दोस्तों ये सूरी यानी कि शेर शाह सूरी का ये पुत्र था इस्लाम शाह। ठीक है, और शेर शाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग का निर्माण एवं कन्नौज के पास शेर शाह नामक नगर बसाया था। चलते हैं, अगला प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न कि चिकित्सा शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ लिखने वाला चरक किस शासक का समकालीन था? तो 63 का हो जाएगा आपका कनिष्क का ये समकालीन था ना। किसका समकालीन था? कनिष्क का समकालीन था। मेगास्थनीज जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हर्षवर्धन के दरबार में कौन रहता था? वान भट्ट रहता था, है ना। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। अगला देखिए प्रश्न आपको मैथ है तो इसको आप लोग बनाइएगा, है ना। चलते नीचे आंसर दे दिया गया है ताकि आप लोग उसको मिला भी लीजिएगा, लास्ट में आपको आंसर मिलेगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 65 कि भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जो कंक्रीट बांध है वो है आपको भाखड़ा बांध। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। भाखड़ा बांध जो है, भाखड़ा नांगल बांध इसको कहा जाता है, सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध है। और ये कहाँ है? तो ये है आपको पंजाब में। ये किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। ठीक है, और इस परियोजना से किस किस राज्य को लाभ होता है? तो यह पूछा जाता है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान इससे लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 66 कि परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू किया गया था? परमाणु अप्रसार संधि जो लागू किया गया था 1970 ईस्वी। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, चलते हैं अगला है 67 कि वाल्मीकि नगर के निकट जो नहर निकाली गई है उसका नाम क्या है? तो वाल्मीकि नगर के निकट जो नहर निकाली गई है दोस्तों उसको कहा जाता है आपको गंडक नहर। ठीक है, गंडक नहर। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? तो बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क और ये है आपको पश्चिमी चंपारण में। ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया है। वाल्मीकि को भारत का आदि कवि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 68 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या फिर इसी को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, है ना। तो यह जो है 180 डिग्री रेखांश है। ठीक है, मतलब 180 डिग्री देशांतर रेखा है, इसी को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और ये जो रेखा है ना मात्र एक ही रेखा है। ठीक है, और ये कहाँ से गुजरा है? तो ये प्रशांत महासागर से गुजरा है। ठीक है ना, याद रखिएगा प्रशांत महासागर से ये गुजरा है 180 डिग्री देशांतर रेखा। अगला प्रश्न है आपका 69 कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उसका सही कालक्रमानुसार आपको सजाना है यहाँ पे। ठीक है, तो व्यापार केंद्र जो अंग्रेज लोग भारत में स्थापित किए थे उसका कालक्रम कौन सा सही है? तो देखिए इसका सही क्या हो जाएगा? सबसे पहले इन्होंने बनाया था आपको सूरत में, आपको पता है। उसके बाद इन्होंने बनाया आपको मद्रास में, फिर बनाया बम्बई में और फिर बनाया कलकत्ता में। तो ये जो क्रम है आपको याद रखना है, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले सूरत में खोला था, कब खोला था? तो 1608 में, है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 70 नंबर कि कृषि उत्पादों की आपूर्ति
प्रायः कैसी होती है? तो कृषि उत्पाद की जो आपको आपूर्ति होती है ये प्रायः बेलोचदार होती है। कैसी होती है? बेलोचदार होती है। अगला प्रश्न देखिए आपका मैथ है, तो इसे आप लोग बना लीजिएगा। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका 72 कि बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। और प्रमंडलों की जो संख्या है टोटल बिहार में, तो आंसर हो जाएगा 9। 9 प्रमंडल है आपको बिहार में, है ना। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर ये बिहार का आपका क्षेत्रफल है। बिहार का अगर पूछ लिया जाए पूरब से पश्चिम, यानी कि पूरब से पश्चिम ये लंबाई कितनी है? तो 483, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण कितना है दोस्तों? तो 3, 4, 5, है ना, 345। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार में अनुमंडल कितना है? तो 101 अनुमंडल है, ठीक है। और प्रमंडल कितना है? तो 9 है, ठीक है ना। जिला कितना है? तो 38 है। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 73 नंबर कि निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है? कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बर्मिंघम जलपोत निर्माण, ये आपका गलत है, ठीक है। बर्मिंघम जलपोत निर्माण ये गलत है। डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल्स ये सही है। जोहान्सबर्ग सोना खनन के लिए ये दक्षिण अफ्रीका में बिल्कुल सही है। और मेगिटो गोस्ट जो है लोहा तथा इस्पात ये भी आपका सही है। अगला प्रश्न चलते हैं 74 कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? यहाँ पे राजधानी भी आपको एक पूछ लिया जाता है, तो आपको राजधानी भी याद होना चाहिए। तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? तो 74 का हो जाएगा अबू धाबी। कहाँ है? अबू धाबी। नेक्स्ट है आपका 75 नंबर कि दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? तो दक्षिण अमेरिका में जो घास रहित मैदान है दोस्तों, इसको कहते हैं आपको पंपास कहा जाता है। यही घास मैदान को उत्तरी अमेरिका में क्या कहते हैं? तो प्रेयरी कहते हैं। प्रेयरी जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, ये है उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। याद रखिएगा प्रेयरी, है ना। पंपास है आपको दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 76 नंबर। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो राजकीय चिन्ह जो हमारा है ये इसको कब से अंगीकृत किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। 26 जनवरी 1950 से इसको अपनाया गया था। और देखिए प्रतीक जो हमारा जो ये राजकीय चिन्ह है, इसके नीचे एक वाक्य लिखा गया है। क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते। और ये जो सत्यमेव जयते लिखा गया है ये प्रतीक चिन्ह के नीचे, ये कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया था? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और ये जो है यह सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 77 नंबर की किसी विद्युत चुंबकीय वर्ण क्रम में बढ़ती आवृत्ति के अनुसार निम्नलिखित कौन सा क्रम यहाँ पे सही है? तो विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में कह रहा है बढ़ते क्रम में सजाना है। तो आंसर हो जाएगा आपका माइक्रोवेव, फिर हो जाएगा अवरक्त विकिरण, फिर एक्सरे, फिर गामा रे। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ये क्रम आपको याद होना चाहिए, ये क्रम बार बार आपको पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है आपका 78 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो वो जो गैस है दोस्तों रेडॉन जो है ना, ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ठीक है। रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी गैस वायुमंडल में पाई जाती है, ठीक है। आर्गन का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये जो आर्गन दिया गया है तो इसे पूछा जाता है। तो आर्गन का उपयोग जो होता है मुख्यतः उच्च तापीय धातु क्रमिक प्रतिक्रियाओं, धातु अथवा मिश्र धातुओं को आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने तथा बिजली के बल्ब भरने में इसका उपयोग किया जाता है आर्गन का, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न है आपका 79 है कि हाइकिंग स्ट्रेप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो हाइकिंग स्ट्रेप शब्द है ये इसका प्रयोग होता है आपको पाल नौकायन में, है ना। नौकायन में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 80 नंबर की जहांगीर ने किस कलाकार को नदी रुज्जमा की उपाधि प्रदान किया था? तो नदी रुज्जमा की उपाधि ये जहांगीर दिया था। ये किसे दिया था? तो आंसर हो जाएगा आपको अबुल हसन को दिया था, ठीक है। किसे दिया था? अबुल हसन को। अगला प्रश्न है आपका 81 देखिए यहाँ पे आपको सजाना है, मतलब कि यहाँ पे कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिएगा।
और यहाँ पे कौन सा कथन सही है, तो चलिए आप लोग इसको पूरा पढ़िएगा पॉज करके, उसके बाद इसका जवाब दीजिएगा। मैं चलिए इसका आंसर बता देता हूँ। 81 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 और 4 बिल्कुल सही है। 1 नंबर क्या है, तो अश्रु ग्रंथि का क्रियाशील न होना विटामिन ए की कमी का मुख्य लक्षण है, तो ये आपका सही है। और बी है कि विटामिन B1 की कमी अपाचे का हृदय ये देखिए आपका गलत है। 3 नंबर है कि विटामिन सी की कमी मांसपेशियों को पीड़ा का कारण हो सकती है, सही है। विटामिन डी की कमी मूत्र में Ca++ के अधिक क्षय का कारण हो सकता है, तो ये भी आपका सही है। तो 1, 3 और 4 इसका सही है, यानी कि आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 82 नंबर कि किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो रक्त संदर्भ में यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो आपका कथन सही है, तो देखिए ऑप्शन ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि धमनियों की तुलना में सिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रक्त की कम मात्रा रहती है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका 83 नंबर कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। तो रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है दोस्तों, तो 83 का हो जाएगा आपको कोशिका, यानी कि पूपा, है ना, ये आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 84 कि इनमें से कौन कोलाइडी नहीं है। तो कोलाइडी इसमें कौन सा नहीं है, तो दूध जो है ये कोलाइडी नहीं है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 85 आपको मिलाना है ना, सूची 1 को सूची 2 से है मिलान कीजिए। सूची 1 में दिया गया है रेडियो समस्थानिक और बी में है इसका इलाज, तो इसका क्या होगा, आप लोग इसको फटाफट मिलाइए और जवाब दीजिए। ठीक है, जैसे कि आर्सेनिक 74, तो आर्सेनिक 74 ये जो आपको मिल जाएगा किससे, ट्यूमर से, है ना, इसका हो जाएगा आपको सी नंबर। कोबाल्ट 60 होता है, कैंसर में उपचार किया जाता है इसका, है ना, तो बी हो जाएगा आपका। आयोडीन 131 का उपयोग होता है थायराइड ग्रंथि का परिचयन में, आंसर हो जाएगा ए नंबर। और सोडियम 24 होता है रक्त व्यतिक्रम में होता है ना, तो ए का हो गया 3 और बी का हो गया 4, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका नेक्स्ट है 86 नंबर प्रश्न। 86 क्या कर रहा है कि भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है दोस्तों, बताइए। तो आंसर हो जाएगा आपका देहरादून में है। ठीक है, कहाँ है, देहरादून में, है ना। और देखिए कुछ आपको यहाँ पे संस्थान का नाम बता देते हैं, जैसे कि केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ है, देहरादून में ही है, वन भी देहरादून में है। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है, तो ये भी देहरादून में है, लिख लीजिएगा, जो बार बार पूछा जाता है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ है, तो कोलकाता में है, अगर जैविक रासायनिक पूछा जाए तो कोलकाता। ठीक है, सड़क पूछा जाए तो कहाँ है, दिल्ली में, सड़क पूछा जाए यानी कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान भी कहाँ है, दिल्ली में ही है। ठीक है, केंद्रीय चमड़ा पूछा जाए तो चेन्नई, च से चमड़ा, च से चेन्नई, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है आपका 87, जो बता दिए एक्स्ट्रा नंबर उसको याद रखिएगा, बहुत बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि बाइनरी कोड संख्या 7 कैसे लिखा जाएगा, ये तो आपको पता है, कई बार आपको बताया गया इसमें। तो 7 जो लिखा जाएगा कैसे लिखा जाएगा, तो 111 आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 111। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 88 नंबर कि NPCI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड का CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो 88 का हो जाएगा आपका रितेश शुक्ला जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा रितेश शुक्ला। अगला प्रश्न है आपका 89, निम्नलिखित में से सबसे पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे भारत में 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था कौन सा है। तो भारत का जो सबसे पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है दोस्तों, ये हो जाएगा आपको नीलगिरी, है ना। नीलगिरी कहाँ है, कई बार आपको बताए हैं, नीलगिरी है आपको तमिलनाडु में, है ना। ये नीलगिरी जो है ये पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत को क्या करता है, ये जोड़ता है। नीलगिरी तमिलनाडु, नीलगिरी जो पर्वत है ये 3 राज्यों में फैला हुआ है ना, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में। ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, दोदा बेटा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 91, देखिए 90 आपका मैथ है, इसको बनाइएगा आप लोग।
91 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे मिलान करने वाला है। 91 में क्या कह रहा है, एक सेट दिया गया है, सूची 1 में है संस्थान उपक्रम और सूची 2 में है निगम कार्यक्रम के साथ सुमेलित कीजिए और सूची दिए गए नोट का कूट का आपको यहाँ पे प्रयोग करना है, सही कूट को यहाँ पे चुनना है। अब यहाँ पे आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए इसका जो आपका 91 का आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, इसको आप लोग मिलाइएगा। ये का हो जाएगा डिफेंस सर्विसेज ऑफ कॉलेज जो है ये है आपको वेलिंगटन में, है ना। और कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट है दोस्तों सिकंदराबाद में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है आपका बेंगलोर में, है ना। और काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल जो है ये है आपको कहाँ पे, वारंट गेटे में। चलते हैं तो अगला प्रश्न है, इसको मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है 92 नंबर कि सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। तो कई बार आपको बताया गया सुंदरी वृक्ष के बारे में, सुंदरवन का जो डेल्टा है वहीं पाया जाता है, ये ज्वारीय वन हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा ए नंबर, है ना। और सुंदरवन का डेल्टा किस नदी से मिलकर बनता है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र की मिलकर के ये बनता है। ठीक है, कितना बार आपको यहाँ पे बताया गया है सुंदरी वृक्ष के बारे में। सुंदरी वृक्ष की वजह से इसको सुंदरवन का डेल्टा इसको कहा जाता है ना। 93 मैथ है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 94 नंबर कि बूट लैंगिंग किसे कहते हैं। तो बूट लैंगिंग जो कहा जाता है आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि शराब का अवैध कारोबार। शराब का अवैध कारोबार को कहा जाता है बूट लैंगिंग। ठीक है ना, अलग नाम है, यहाँ पे याद रखिएगा। ड्रिल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो ड्रिल का जो प्रयोग किया जाता है आंसर हो जाएगा आपका हॉकी में, है ना। किस में करते हैं, हॉकी में प्रयोग करते हैं। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली क्लास आप लोग का चलता है 9 बजे से लाइव क्लास। आज नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से आज वीडियो बना करके आप लोग को दे दिया जा रहा है, ताकि आप लोग की तैयारी चालू रखें। अगर आपको डबल स्टार चाहिए तो हमारे साथ आपको बने रहना पड़ेगा 14 फरवरी तक। अगर 14 फरवरी तक आप बने रहते हैं तो आप लोग का 80+ 100% है कि 80+ मार्क्स आएगा निश्चित रूप से। ठीक है, जितना आप लोगों को बस कराया जा रहा है आप लोग रेगुलर करते चलिए। 96 प्रश्न है कि किस चुनाव में कांग्रेस ने सबसे अधिक स्थान प्राप्त किए तथा किसके नेतृत्व में किए थे। तो यहाँ कांग्रेस की बात कर रहा है, सबसे अधिक जो स्थान प्राप्त किया था, और ये किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों। तो 96 का आंसर हो जाएगा आपका राजीव गांधी के नेतृत्व में 1984 के चुनाव में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 97 नंबर, और कल से आप लोग का ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है। कल से ज्योग्राफी आप लोग का चलेगा लाइव क्लास। ठीक है, मैप के द्वारा अगर ज्योग्राफी पढ़ना अच्छे तरीके से, ठीक है, अगर आप बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी अदर कम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं तो मैप के द्वारा अगर ज्योग्राफी आप पढ़ लेते हैं तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो कल से मैप के द्वारा ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है दिन में 1 बजे से। ठीक है, तो आप सभी के विशेष मांग पे इसको शुरू किया जा रहा है, क्योंकि ये पढ़ाया जा रहा था पहले से, बीच में इसको बीपीएससी के एग्जाम होने की वजह से बीच में ड्रॉप कर दिया गया था और फिर से स्टार्ट किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए। मोसाद इजराइल, नाइचो जापान, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट चीन, मुखबरात इराक। क्या हो जाएगा, 97 का आंसर हो जाएगा मुखबरात जो है ये इराक से ये सुमेलित नहीं है ना। मुखबरात जो है दोस्तों ये इराक का है, ठीक ना। इराक ये सुमेलित नहीं है ना, याद रखिएगा, ये इराक का नहीं है। अगला है 98 नंबर कि इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक है P.A. सैमुअल्सन, है ना। क्या हो जाएगा, P.A. सैमुअल्सन इसके लेखक है। अगला प्रश्न है 99 कि किस खेल से उबेर कप संबंध है। तो उबेर कप किस खेल से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा आपका बैडमिंटन से। किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है आपका उबेर कप, ठीक ना। और उबेर कप के अलावे है बैडमिंटन में, देखिए नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप, ये सब सभी है बैडमिंटन से संबंधित। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासक था। तो सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में कौन सा राजवंश था, तो 100 का हो जाएगा आपको नंद वंश था ना। कौन था, नंद वंश था। ठीक है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासक था। नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो घनानंद, है ना। चलते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाँ, ये तो लास्ट प्रश्न था आपका, पूरा हो चुका है। सिकंदर जो था ये अरस्तु का शिष्य था, ये भी आपको पूछा जाता है। सिकंदर का शिष्य अरस्तु का ये शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर,
ठीक है। सिकंदर का जेल सेनापति कौन था? तो निर्याकस था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। घनानंद जो था दोस्तों, ये नंद वंश का अंतिम शासक था। सॉरी, मैं प्रथम बोल दिया था, है ना। नंद वंश के संस्थापक तो महापद्म नंद थे, है ना। और अंतिम शासक थे आपको घनानंद। ठीक है, ये थोड़ा सा गलती हो गया था, इसको माफ़ कीजिएगा। और ये आज का 100 प्रश्न पूरा होता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, डेली आप लोग का क्लास चलता है 9 बजे से लाइव। आज टेस्ट नंबर 12 आपका पूरा हो गया, कल होगा टेस्ट नंबर आपका 13। ठीक है, और अगर आपको 80+ स्कोर लाना है तो हमारे साथ इसी प्रकार से आपको पूरा बना रहना है। जिस प्रकार से आप बीपीएससी अगर टेस्ट दिए होंगे हमारा, तो वहाँ से लगभग आपको 50 से 60 प्रश्न हमारे सेट से हूबहू एकदम सेम टू सेम आया है। अगर नहीं विश्वास है, जाकर आप देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आया, ये भी मैं बता दिया हूँ। ठीक है, और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है 7857824310। तो आप लोग इस पर मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहाँ डेली आपको करेंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाता है दोस्तों। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ से इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। और इसके अलावा कल से 1 बजे से आपका ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट हो रहा है दिन में। ठीक है, तो ज्योग्राफी का क्लास आप लोग का बहुत दिन से चल रहा था, बीच में इसको स्टॉप कर दिया गया था, फिर से आगे इसको शुरू किया जा रहा है। तो कल 1 बजे आइएगा, मैप के द्वारा ज्योग्राफी आप लोग को पढ़ाया जाएगा। और ये हमारा फेसबुक पेज है ज्योग्राफी बाय मुकेश कुमार, तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है करियर पॉइंट बाय मुकेश सर। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग कल मिलते हैं 1 बजे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।